नमस्कार, गुड इवनिंग। बहुत स्वागत है आप सबका। मैं पुनीत पाठक हूं और आज साल 2022 की इस आखिरी शाम में खबरों के महाबुलेटिन न्यूज डिकोड में आप सबका हृदय से बहुत बहुत स्वागत है। साल 2022 में काफी कुछ ऐसा घटा है, ऐसा हुआ है जिसने हमको सबक भी दिया, जो हमारे श्रेय उपलब्धियों के तौर पर भी है और आने वाले वक्त की कई चुनौतियों के संकेत भी 2022 में मिले। तो आज का न्यूज डिकोड साल 2022 से कहीं ज्यादा 2023 पर फोकस करता हुआ, इसके चैलेंजेस, इसकी आने वाले वक्त की चुनौतियों के साथ 2022 में हम क्या लेकर प्रवेश कर रहे हैं 2023 में, इस पर फोकस्ड है। तो हम सबकी नजरें बस 2023 के ऊपर ही हैं। नए साल में अपने भविष्य को लेकर हर किसी की दिलचस्पी होती है। राष्ट्रीय राजनीति के नजरिए से अगर आप इस पूरे समय को देखें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कांग्रेस के नेता राहुल गांधी के इर्द गिर्द दलों की पूरी पॉलिटिक्स दिखाई पड़ती। 2023 में 9 राज्यों में विधानसभा चुनाव हैं। इन चुनावों से निकलने वाला संदेश और आगे 2024 में सियासी पैंतरे, सियासी जंग और सियासी समीकरण सब पर असर डालेगा। साल 2022 प्रधानमंत्री मोदी और राहुल गांधी के लिए कई मायनों में खास रहा। साल के अंत में हुए विधानसभा चुनाव में जहां ब्रांड मोदी का जादू दिखा, बीजेपी रिकॉर्ड मतों से गुजरात में सरकार बनाने में कामयाब हुई, तो इसके पहले उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मणिपुर और गोवा में प्रधानमंत्री मोदी ने बीजेपी को जिताने में कामयाबी हासिल की। इधर राहुल गांधी ने कन्याकुमारी से कश्मीर तक भारत जोड़ो पदयात्रा की शुरुआत की। कांग्रेस की सियासी जमीन मजबूत करने की ये कोशिश सारे देश ने नोटिस की। हालांकि यात्रा के दौरान कांग्रेस के भीतर कई उठापटक भी हुई। 25 साल बाद गांधी परिवार से बाहर कोई अध्यक्ष चुना गया तो राजस्थान में गुटबाजी चरम पर दिखी। अब जब 2023 में छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश समेत 9 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने, जिनके नतीजे ये नैरेटिव सेट करेंगे कि भारत जोड़ो यात्रा के जरिए राहुल अपनी सियासी ताकत बढ़ाने में, अपनी छवि बनाने में कहां तक कामयाब हो पाए। साथ ही देश के मतदाताओं पर अभी भी प्रधानमंत्री मोदी की पकड़ बरकरार है या फिर जरा ढीली पड़ी है, इसका भी जवाब मिलेगा। तो ये तय है कि 2023 में ये निश्चित हो जाएगा कि 2024 में फाइनली मोदी के सामने राहुल गांधी का फेस होगा या नहीं। मौजूदा हालात क्या हैं और फैक्ट किस तरफ इशारा करते हैं, आज हम इसको डिकोड करें। यह तय है कि राहुल को मैच्योर और मजा हुआ, अलग सोच वाला, सीरियस राजनेता साबित करने की शुरुआत साल 2022 में भारत जोड़ो यात्रा कर चुकी है, जो 2023 में कितना और कब तक असर रखती है लोगों को याद रहती है, देखना है। 2024 की सियासी जंग से पहले 9 राज्यों छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, कर्नाटक, तेलंगाना, त्रिपुरा, मेघालय, नागालैंड और मिजोरम में विधानसभा के चुनाव। राजस्थान, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सरकार है, जबकि मध्य प्रदेश में बीजेपी सरकार ज्योतिरादित्य सिंधिया की बगावत की वजह से बनी। मध्य प्रदेश समेत कई भाजपा शासित राज्यों में एंटी इनकम्बेंसी और अंदरूनी खींचतान एक बड़ा चैलेंज है। मसलन मध्य प्रदेश में सिंधिया गुट के साथ एडजस्टमेंट। वहीं 9 राज्य जहां 2023 में चुनाव हैं, वहां 115 कुल लोकसभा सीटें हैं, जिसमें फिलहाल बीजेपी के पास 92 हैं, कांग्रेस के पास महज 7 सीटें हैं और अन्य के पास 16। ऐसे में कांग्रेस की कोशिश है कि 2023 में मोदी के सामने सबसे ताकतवर विकल्प राहुल साबित हों, ताकि इसका फायदा 2024 में देखने को मिले। और इसके लिए कांग्रेस पार्टी को 2023 में जिन 9 राज्यों में चुनाव है, उनमें ज्यादातर जगहों पर कम से कम राहुल फैक्टर को असरदार, प्रभावी, लोगों के बीच में रेलेवेंट बताना है। एक यात्रा ने कितना काम किया है, इसका कितनी देर तक असर रहता है, इससे कांग्रेस कैसे आगे बढ़ाती है, ये 23 में आगे बढ़ते महीनों में हम समझ पाएंगे। वैसे देश की राजनीति के बाद अब हम मध्य प्रदेश आपको लिए चलते हैं। 2023 चुनावी साल है। राहुल गांधी के अनुसार अगले विधानसभा चुनाव में मध्य प्रदेश में कांग्रेस क्लीन स्वीप करेगी। कांग्रेस ने भी पूरे प्रदेश में नए साल में नई सरकार के पोस्टर अभी से लगवा दिए। देखें आप। मैं आपको एक बात लिख के दे देता हूं अभी, कांग्रेस मध्य प्रदेश के चुनाव को स्वीप करेगी। बीजेपी वहां दिखाई नहीं देगी। मैं आपको गारंटी करके आप लिख लो और उस समय मुझे बता देना।
दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने एमपी विधानसभा चुनाव के लिए बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि अब की बार मध्य प्रदेश में कांग्रेस की धमाकेदार जीत होगी। मध्य प्रदेश में राहुल की भारत जोड़ो यात्रा 12 दिन रही। एक और राहुल गांधी ने मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की जीत की भविष्यवाणी की, तो इधर प्रदेश में नए साल के मौके पर कांग्रेस ने पूरे प्रदेश में नए साल में नई सरकार के पोस्टर लगाकर सियासी दावा किया। कांग्रेस सत्ता में वापसी के लिए हाथ जोड़ो अभियान शुरू करने वाली है। दूसरी ओर बीजेपी बड़ी जीत के साथ मध्य प्रदेश में सत्ता में वापसी की तैयारी कर रही है। प्रदेश कार्य समिति की बैठक में 51% वोट हासिल करने और 200 से ज्यादा सीट जीतने का लक्ष्य है। 2022 में प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह ने मध्य प्रदेश में 1 दर्जन से ज्यादा दौरे कर बीजेपी के पक्ष में माहौल बनाया। तो वहीं महाकाल लोक का लोकार्पण, कूनो में अफ्रीकन चीतों का पुनर्वास, रानी कमलापति रेलवे स्टेशन का लोकार्पण जैसे कार्यक्रमों में प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह की आमद ने बीजेपी में नई ऊर्जा का संचार किया है। चुनावी साल में भी बीजेपी कई प्लान बनाकर मैदान में उतरने के लिए तैयार है। शुरुआत ही चुनावी राजनीति से होगी मध्य प्रदेश की, और चूंकि यहाँ पर 2 दलीय व्यवस्था रही है, तो कांग्रेस और बीजेपी इन दोनों की जो चुनाव की तैयारियां हैं वो इस साल की शुरुआत उससे होगी, और जिसका समापन होगा चुनाव से विधानसभा के। 2023 में सबसे पहले दोनों पार्टियों को अपने पार्टी के अंदर जो अंतर्विरोध है, जो पार्टी के अंदर जो नेता सार्वजनिक रूप से बयानबाजी करके जिस तरह से अपना संतोष की अभिव्यक्ति कर रहे हैं, उसको कैसे रोकें, ये सबसे बड़ी प्रायोरिटी दोनों पार्टियों की रहेगी। तो याद होगा आपको कि इस भारत जोड़ो यात्रा के दरमियान राहुल गांधी ने कुछ जगहों पर, बल्कि हर स्टेट में कम से कम एवरेज 2 बार प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, और अब तक जो 8-9 बार प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, इसमें हर बार राहुल का कॉन्फिडेंस बढ़ता दिखा है। तो राहुल गांधी का आत्मविश्वास कईयों को हैरान कर रहा है, कईयों को स्वाभाविक लग रहा है। अब सवाल ये कि इसका आधार क्या है? क्या ये ओवर कॉन्फिडेंस कहीं आत्मविश्वास की अति तो नहीं? आखिर पार्टीज के 2023 के बड़े पॉलिटिकल प्लान्स क्या हैं? इसको आज हम डिकोड करते हैं। पहली बात, राहुल गांधी शायद अब ये बात अच्छी तरह समझ गए हैं कि भारत की जनता मुद्दों की बात तो करती है, सोचती भी है, राय भी रखती है, लेकिन वोटिंग करते समय ज्यादातर इमोशनल कार्ड ही काम आता है। ऐसे में मध्य प्रदेश में कांग्रेस खुद को भाजपा से चली हुई यानी विक्टिम बताने का क्रम जारी रखेगी। पार्टी सौदेबाजी से सरकार गिराने की बात बार बार जनता के दिमाग में रजिस्टर कराएगी, याद दिलाएगी। दूसरी बात, कमलनाथ ने अभी से कर्मचारियों के नियमितीकरण, आश्रितों के लिए पेंशन, युवाओं के लिए नौकरी, किसानों की कर्ज माफी, बिजली बिल हाफ जैसे अपने वायदे जो 15 महीने में किए उसे याद दिला रहे हैं, और आगे बढ़ाने का नया वायदा भी करते जा रहे हैं, जो कि 2023 के आने वाले महीनों में लगातार आगे बढ़ेगा, जारी रहेगा, ये तय है। इसके अलावा जमीनी पकड़ बनाने के लिए कांग्रेस जनवरी में हाथ से हाथ जोड़ो अभियान शुरू कर रही है। हर महीने ऐसे अभियानों की प्लानिंग हो चुकी है, एक एक करके सामने आएंगे। दूसरी तरफ बीजेपी शिवराज सरकार के बड़े इवेंट्स जैसे जनवरी में प्रवासी सम्मेलन होना है, फिर ग्लोबल इन्वेस्टर समिट की तैयारी है, फरवरी में विकास यात्रा है, सीएम की जन आशीर्वाद यात्रा है। इसके अलावा प्रधानमंत्री मोदी और शाह की मौजूदगी में बड़े सामाजिक और परियोजनाओं की लॉन्चिंग के कार्यक्रम तकरीबन हर महीने हमको देखने को मिल सकते हैं। इतना तय है कि दोनों ही पार्टियों ने अपने बड़े नेताओं की मौजूदगी में इन कार्यक्रमों की प्लानिंग से यह तय कर लिया है कि एक भी महीना खाली नहीं जाना चाहिए। अब असरदार किसकी यात्राएं होती हैं पता चलेगा। 2023 का अनुमान ये कि मुकाबला बेहद कड़ा और दिलचस्प रहेगा, और जो कुछ भी 23 में आगे बढ़ेगा ये 24 में जरूर असरकारक होगा। ये तो बात हुई मध्य प्रदेश की सियासत की, लेकिन छत्तीसगढ़ के लिए भी साल 2023 चुनावी साल भी है और बड़ा खास भी। यहां कांग्रेस के लिए अपनी परफॉर्मेंस को दोहराने की चुनौती और लक्ष्य तो उसने उससे भी बड़ा तय किया है। दूसरी तरफ भाजपा के लिए सारे देश से अलग हालात यहां दिखाई पड़ते हैं। परिवर्तन तो उसने भी बहुत से किए, लेकिन वापसी के लिए क्या इतने पर्याप्त हैं? देखिए, साल 2023 छत्तीसगढ़ के राजनीतिक लिहाज से बेहद अहम रहेगा। अक्टूबर-नवंबर में विधानसभा चुनाव प्रस्तावित हैं, जिसकी तैयारी सभी दल कर रहे हैं। पिछले 4 साल में जिस तरह भूपेश सरकार की अगुवाई में कांग्रेस काम कर रही है, बीजेपी सत्ता पक्ष की ताकत से वाकिफ हो चुकी है। लिहाजा उसने ऐन चुनाव से पहले ताबड़तोड़ बदलाव किए। प्रदेश अध्यक्ष से लेकर प्रदेश प्रभारी तक बदले।
पार्टी प्रदेश की जनता के बीच पहुंचकर न सिर्फ केंद्र की योजनाओं को गिना रही है, बल्कि भूपेश सरकार में कथित अनियमितताओं को उजागर करने का प्लान बना रही है। वैसे मौजूदा राजनीतिक हालात को देखें तो साफ है कि बीजेपी का सीधा मुकाबला कांग्रेस से नहीं, बल्कि भूपेश बघेल की प्रगाढ़ छत्तीसगढ़िया छवि से है, जिसके दम पर भूपेश बघेल ने पिछले 4 साल में छत्तीसगढ़ को कांग्रेस का सबसे मजबूत और अभेद किला बना दिया है। तो अब यहां सबसे बड़ा सवाल है कि क्या 2023 छत्तीसगढ़ की सियासत में बदलाव लेकर आएगा, या फिर कांग्रेस के सबसे मजबूत गढ़ में कांग्रेस पार्टी और बीजेपी के बीच में चुनौतियां एक अलग स्तर पर पहुंचेंगी। उसके लिए कांग्रेस और बीजेपी का प्लान क्या है, जरा इसको भी आज हम डिकोड करते हैं। पहली बात है कि प्रदेश की 90 विधानसभा सीटों पर अक्टूबर-नवंबर में चुनाव प्रस्तावित है, लेकिन चुनावी मूड में 2023 के पहले दिन से पार्टियां दिख रही। 3 तारीख को आरक्षण संशोधन विधेयक पर कांग्रेस जन महाधिकार रैली करने वाली है। हाथ से हाथ जोड़ो अभियान जनवरी में ही है। भाजपा ने भी जनवरी के मध्य में एक बड़े आंदोलन की रूपरेखा तैयार की है और अधूरे वायदे इसके केंद्र में या विषय में रहेंगे। फिर फरवरी में कांग्रेस 85वां अधिवेशन छत्तीसगढ़ में करने वाली है। देश भर से करीब 10,000 से ज्यादा प्रतिनिधि इसमें शामिल होंगे। इस माहौल का फायदा पार्टी को मिलेगा, पार्टी को पूरी उम्मीद है। 2023 में बीजेपी भूपेश बघेल की छत्तीसगढ़िया छवि से निपटने के लिए 2018 के अधूरे वायदों, प्रदेश सरकार की नाकामियों, इनको आगे करके अपने आंदोलन डिजाइन कर रही है। पार्टी के नव प्रभारी पहले ही बात कह चुके हैं कि राहुल गांधी को छोड़ दें, कांग्रेस पार्टी को छोड़ दें, केवल फोकस करें, टारगेट करें भूपेश बघेल को। तो तय है कि सबसे ज्यादा हमले निजी स्तर पर भी, योजनाओं के स्तर पर भी भूपेश बघेल पर ही होंगे, ये बीजेपी तय कर चुकी है। इसके लिए पार्टी राष्ट्रीय स्तर के नेताओं, केंद्रीय मंत्रियों के साथ जनता के बीच में आक्रामक तेवर वाले मंच सजा सकती है बात करने के लिए। अब देखना होगा कि इसका असर कितना होता है और किस अंदाज में ये चीजें भी आगे बढ़ती हैं। वैसे नए साल पर देश में कोरोना एक बड़ा खतरा है, इसको कोई नकार नहीं सकता। आशंका जताई जा रही है कि जो हालात फिलहाल चीन में हैं, दुनिया के कुछ देशों में हैं, ये 30-40 दिन भारत में भी असरकारक हो सकते हैं। कोरोना की चौथी लहर इसको कहेंगे। अगर ये आती है, ईश्वर ना करे आए, लेकिन अगर आती है तो हमारा हेल्थ सेक्टर क्या इसके लिए तैयार है और 2023 में क्या नया होगा, इसमें देखें आप। कोरोना वायरस के ओमिक्रॉन का सब वेरिएंट BF7 चीन में कहर बरपा रहा है। BF7 के फैलने की दर बेहद आक्रामक है। एक इन्फेक्टेड मरीज 16 लोगों को संक्रमित करने की ताकत रखता है। हेल्थ एक्सपर्ट कहते हैं कि कोरोना की लहर अगले 30-40 दिनों में भारत पर असर दिखा सकती है। न्यू ईयर पार्टीज और अंतर्राष्ट्रीय फ्लाइट से कोविड की चौथी लहर हमारे देश में दस्तक दे सकती है। भारत सरकार इस खतरे को भांप चुकी है। इसीलिए स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने चीन, हांगकांग और जापान जैसे देशों से आने वाले यात्रियों के लिए 1 जनवरी से नेगेटिव कोविड रिपोर्ट दिखाना अनिवार्य कर दिया है। इसके साथ ही देश भर के अस्पतालों में चौथी लहर से निपटने की मॉकड्रिल हो चुकी है। वैक्सीनेशन के साथ कोरोना प्रोटोकॉल कवच की तरह काम करेगा। इस बीच 2023 में हेल्थ केयर फैसिलिटीज हाईफाई होने की उम्मीद की जा रही है। कोरोना महामारी के बाद मेडिकल टेक्नोलॉजी में लगातार नए प्रयोग और नए आविष्कारों का दौर चल रहा है। खासतौर पर हेल्थ केयर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बाजार काफी बढ़ गया। रिमोट हेल्थ केयर, वर्चुअल हॉस्पिटल, टेली हेल्थ फैसिलिटी और वियरेबल गैजेट्स की मांग बढ़ती जा रही। तो वैसे कोरोना सारे देश के लिए नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए चुनौती है, और सारे देश के साथ साथ कई सारे स्टेट जो पिछली बार हॉटस्पॉट बनकर उभरे थे, चाहे केरल हो, मुंबई हो या कुछ समय के लिए कोलकाता जैसे बड़े शहर हों, दिल्ली के हालात हों या फिर ऑक्सीजन की कमी से जूझने वाले स्टेट्स की वो दर्दनाक तस्वीरें, इन सब के बाद हम कितना तैयार हैं अगली वेव को लेकर और क्या हम उतनी ही चुनौतियों को झेलेंगे, ये सबके जहन में सबसे बड़ा डर है। देश में कोरोना की चौथी लहर आएगी तो क्या और कितना असर डालेगी, ये इस साल का सबसे महत्वपूर्ण सवाल है और इसके लिए कितने तैयार हम हैं, इस बात को हम आज डिकोड कर रहे हैं। पहली बात कि इस वक्त सारे विश्व में हेल्थ सेक्टर को आप 2 पीरियड्स में बांटकर ही देखने लगे।
प्री कोविड, पोस्ट कोविड और अब तो हम मिड कोविड भी कह सकते हैं, क्योंकि जाने कितनी वेव्स बची। लैटिन अमेरिकी देश चीन, जापान में कोरोना के बिगड़े हालात देखकर WHO भी चिंतित है। भारत सरकार इस संभावित वेव को लेकर जरा भी लापरवाह रहना नहीं चाहती। साल के पहले दिन 1 जनवरी से विदेश से भारत पहुंचने वाले सभी यात्रियों को 72 घंटे के भीतर कोविड रिपोर्ट दिखानी है। नेगेटिव है तो ठीक, वरना क्वारंटीन होंगे। ये सिद्ध हो चुका है कि कोविड संक्रमण में भारतीय वैक्सीन बड़ी कारगर साबित हुई है और अब इसमें एक और नया नाम नेजल वैक्सीन का जुड़ रहा है, जो कि जनवरी के चौथे सप्ताह से लोगों को लगना शुरू हो जाएगी। इसकी कीमतें भारत सरकार ने उजागर कर दी हैं। ये कहां पर उपलब्ध होंगी, किस तरह लगेंगी, इसका पूरा ब्यौरा भी आपको जनवरी में 1-2 दिन में मिल जाएगा। पिछले 3 वेव्स का तजुर्बा और हमारा नेचुरल इम्यूनिटी बूस्टर, ये लाइफस्टाइल से जुड़ा हुआ जो हमारा मसला है, ये हमेशा हमको सपोर्ट करता है। ये हमारे प्लस पॉइंट है। लेकिन क्या हमारी कुछ चिंताएं नहीं हैं? चिंताएं जैसे देश भर के हॉस्पिटल में मॉक ड्रिल जो बीते दिन हमने देखी थी, उसकी खामियां, उसमें भी दिखी लापरवाहियां। वैक्सीन के बूस्टर को लेकर लोगों की उदासीनता, ये भी बड़ी चिंता की बात है। ये बात अलग है कि हमेशा जब कभी भी हम इसी परेशानी के दौर में आते हैं और हमको पता चलता है तो हम एक बार फिर सजग होते हैं। मध्य प्रदेश की वो खबर आपको याद होगी जब पता चला कि कई सारे लोगों ने अपना बूस्टर डोज नहीं लिया और जिन लोगों ने बूस्टर डोज नहीं लिया था वो अब इस संभावित चौथी वेव के बाद तुरंत पहुंच रहे हैं और उनके लिए डोज की व्यवस्था मध्य प्रदेश की सरकार ने की भी है। ऐसी किसी भी चूक हमको भारी ना पड़ जाए, इसके पहले वक्त रहते से सुधारने का टाइम 2023 ही है। वैसे नए साल में देश की शिक्षा व्यवस्था में कई सारे बड़े बदलाव धरातल पर आपको प्रत्यक्ष दिख सकते हैं। आगामी शैक्षणिक सत्र 2023 से स्नातक प्रोग्राम की पढ़ाई, उसका पूरा फ्रेमवर्क बदलने वाला है। इसके साथ राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत छात्रों को भारतीय इतिहास का एक सही संस्करण पढ़ाने का दावा भी। देखिए, साल 2023 देश के एजुकेशन सिस्टम में क्रांति वाला साल साबित होगा। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के मुताबिक नए साल में वसंत पंचमी से राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत देश भर के छात्रों को भारतीय इतिहास का एक सही संस्करण पढ़ाया जाएगा। किताबों को नई रचनाओं के साथ फिर से प्रकाशित किया जा रहा है। ये पुस्तकें दुनिया को भारत के बारे में स्पष्टता प्रदान करेंगी। साथ ही आगामी शैक्षणिक सत्र से स्नातक की पढ़ाई का फ्रेमवर्क पूरी तरह बदल जाएगा। देश के सभी यूनिवर्सिटी में 4 वर्षीय यूजी प्रोग्राम शुरू हो रहे हैं। छात्रों को कोर एरिया की डिग्री के साथ अपने मनपसंद विषयों को चुनने की आजादी, बीच में पढ़ाई छोड़ने से लेकर यूनिवर्सिटी तक को अपनी सहूलियत के हिसाब से बदलाव का मौका मिलेगा। छात्र जहां बीच में पढ़ाई छोड़ेगा, वहीं से उसे 7 साल के भीतर जारी करने का विकल्प भी मिलेगा। अब पहले साल की पढ़ाई पूरी कर लेने पर सर्टिफिकेट, दूसरे साल में डिप्लोमा, तीसरे में डिग्री और चौथे में ऑनर्स और रिसर्च डिग्री मिलेगी। साथ ही नौकरी पेशे या अपने कामकाज करने वाले लोगों को डिग्री पूरी करने का विकल्प भी होगा। नई शिक्षा नीति के अमल का जो सूत्रवाक्य तय हुआ है वो है नेशन फर्स्ट, कैरेक्टर मस्ट। यानी नई पीढ़ी को अब जो कुछ भी पढ़ाया जाएगा उसमें राष्ट्रीय हित के साथ चरित्र निर्माण पर भी फोकस होगा। तो कहते हैं ना कि परिवर्तन समय की मांग होती है, परिवर्तन हमेशा अच्छा होता है, परिवर्तन के लिए हमेशा तैयार रहने की ज़रूरत है। और यहाँ तो बात जब एजुकेशन की कर रहे हैं तो एजुकेशन भारत का सबसे स्ट्रांग फोर्टे रहा है, सबसे मजबूत। ये एक ऐसा आधार रहा जिसने पहले से सारी दुनिया को एक रोशनी दिखाई है। लेकिन क्या हम दुनिया के साथ कदम ताल करने के लिए अपने सिस्टम को उतना ही तेज, उतना ही परिवर्तित बना पाएं? ये सवाल सारे एजुकेशन के एक्सपर्ट के जहन में रहा है। एजुकेशन सिस्टम में बदलाव की जरूरत भी है और जरूरी भी। क्यों ऐसा डिकोड करते हैं। पहली बात कि स्किल मैन पावर ढूंढती हुई कंपनीज, आज चारों तरफ कंपनीज आपको कहती मिलती कि हमको स्किल मैन पावर चाहिए, और दूसरी तरफ रोजगार तलाशते असंख्य यूथ उम्मीदों से देखते हैं कंपनीज की तरफ। यह बड़ी चुनौती है। इस गैप को आप कैसे भरेंगे? राजनीति को साइड में रखकर कहें तो नई शिक्षा नीति जो लागू हो चुकी है ये बहुत जरूरी है और आज की जरूरत है। केवल पाठ्यक्रम चेंज नहीं बल्कि पढ़ाने का तरीका, टाइम अगर रीसेट किया जा रहा है तो ये वक्त की मांग के तौर पर लें, बिना राजनीति के। चैलेंज है बस्ते का बोझ आप कम करें लेकिन प्रैक्टिकल को बढ़ाएं, स्किल को बढ़ाएं।
समय बचाना है, लेकिन अपनी जड़ें, अपने कल्चर को अगली पीढ़ी तक पहुंचाना। और सरकार का दावा है कि वो जो दूसरा हिस्सा है जिसमें वो कल्चर मस्ट कह रहे हैं, इसमें बच्चों को यही देंगे। बहुत सालों से सुनते आए हैं कि भारत विश्वगुरु बनने की राह पर है, लेकिन कोडिंग सिस्टम, स्किल कोर्सेज, योग, स्पिरिचुअल ट्रेनिंग और कोर्सेज, भारत वाकई में इनमें मास्टर बनकर उभर सकता है, कुछ जगहों पर एक्सेल कर भी रहा है। इसके अलावा उच्च शिक्षा और प्राइमरी एजुकेशन पर फोकस होकर काम करना बहुत जरूरी है, क्योंकि एक बुनियाद है और एक फाइनल प्रोडक्ट के करीब एजुकेशन का हिस्सा। इस राह की सबसे बड़ी चुनौती है शिक्षकों की कमी, स्कूलों की कमी और उन पर होने वाली बेजा पॉलिटिक्स। जो राज्य अच्छा करे, जिस राज्य में बेहतर हो, उसके मॉडल को फॉलो करने में किसी और को कोई गुरेज नहीं होना चाहिए, लेकिन अफसोस ऐसा होता नहीं। साल 2023 की शुरुआत से चुनौतियां, उपलब्धियां और आने वाले वक्त के चेंजेस, इन तीनों पर हम एक साथ चर्चा कर रहे हैं। और अब बात करते हैं आर्थिक मोर्चे की। 2021-22 में भारत की जीडीपी 8.7% की दर से आगे बढ़ी, लेकिन आगे इसमें गिरावट आने की बातें आशंका के तौर पर जाहिर की गई। इसके बावजूद 2023 भारतीय अर्थव्यवस्था के लिहाज से काफी महत्वपूर्ण रहेगा। वर्ल्ड बैंक ने भारत की जीडीपी 6.9% रहने की संभावना जाहिर की है, लेकिन कोरोना के नए वेरिएंट की आहट के बीच, यूक्रेन रूस के युद्ध के बीच, वैश्विक मंदी के संकेतों के बीच, क्या हम इस चुनौती को वाकई इसी स्तर पर बना पाएंगे? 2023 में दुनिया भर की नजरें भारत पर होंगी, ये देश के प्रधानमंत्री हर बार कहते हैं, बार बार कहते हैं। G20 की अध्यक्षता के बाद भारत विश्व परिदृश्य में नई भूमिका में दिखेगा। आने वाले समय में कुछ नई चुनौतियां आ सकती हैं। ऐसे में सरकार का जोर निवेशकों को आकर्षित करने और निर्यात को बढ़ाने पर है। इस पूरे मसले पर जो हालात हैं, कैसे हम आगे बढ़ सकते हैं और 23 के हमारे एसेट्स क्या हैं और क्या लायबिलिटीज बनती हैं, एक्सपर्ट इसे अच्छी तरह से डिकोड कर रहे हैं। सुनिए। कि जो 23 है वो भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए एक अच्छा वर्ष रहेगा। तुलनात्मक रूप से विश्व की अन्य अर्थव्यवस्थाओं की तुलना में जरूर कुछ इसमें कुछ चुनौतियां हैं और कुछ यदि हम देख रहे हैं कि कुछ यदि दूसरी अनएक्सपेक्टेड चीज़ें नहीं होती हैं, कोरोना है या वार है, पर ये सब यदि अनसर्टेनिटी है यदि तो इन नहीं होंगी। तो ये उम्मीदें हैं और ये उम्मीदें पूरी हों, ऐसा हम सब उम्मीद कर सकते हैं। अब बात करते हैं ऑटोमोबाइल सेक्टर की। साल 2022 इसके लिए एक अच्छा वक्त लेकर आया। इस दौरान सबसे अच्छी बात यह कि 4 पहिया कारों की बिक्री में एक जबरदस्त उछाल देखने को मिला। साथ ही लगभग सभी सेगमेंट में वाहनों के कई नए मॉडल्स को लॉन्च किया गया, जो पिछले 2 साल तक तकरीबन रुके रहे। यही सिलसिला 2023 में जारी रहेगा, इतना तय है। 2023 में ऑटो इंडस्ट्री में ढेर सारे बदलाव देखने को मिलेंगे। गाड़ियों से होने वाले प्रदूषण और यात्रियों की सुरक्षा के मद्देनजर सरकार 6 एयरबैग्स देने के नियम समेत 3 बड़े नियम लागू करने जा रही है। 2023 में ऑटोमोबाइल सेक्टर में क्या क्या बदलाव होंगे और किस तरीके से उन बदलावों के लिए हमारी इंडस्ट्री तैयार है, ये आपको एक्सपर्ट से हम समझवा रहे हैं। देखिए, ऑटोमोबाइल में 3 बड़े चेंजेस आने वाले हैं आने वाले साल में। 1 अप्रैल से BS 6.2 का इम्प्लीमेंटेशन होगा, पहली चीज। साथ में 1 अप्रैल से OBD नॉर्म्स, ऑन बोर्ड डायग्नोस्टिक नॉर्म्स का इम्प्लीमेंटेशन हो जाएगा। अक्टूबर से केंद्र सरकार ने ऑलरेडी मैंडेट किया हुआ है कि सभी गाड़ियां जो है 6 एयरबैग लगेंगी। कहते हैं उम्मीद पर दुनिया कायम है और समस्याएं कभी खत्म नहीं होती। लेकिन एक बात और कही जाती है, अगर समस्या है तो उसका समाधान भी है। तो इन तमाम समस्याओं का, इन सारे चैलेंजेस का हल अगर कहीं है तो वो हमारे देश में है, हमारे देश के युवाओं, हमारे देश के इंजीनियर्स, डॉक्टर्स के पास में। ये विश्वास हमारा उनके प्रति और उनका फर्ज देश के प्रति हम सालों से, सदियों से देखते आए हैं और इसी बुनियाद के ऊपर ये देश ग्रो करता है, आगे बढ़ता है। उम्मीद करते हैं कि 2023 के पहले दिन से इन तमाम चैलेंजेस के ऊपर, हर चैलेंजेस के ऊपर, हर चुनौती पर भारत खरा उतरेगा। हम सब मिलकर अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करेंगे।
आप सबको नए वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ न्यूज़ डिकोड की पूरी टीम की तरफ से नमस्कार।